हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 30 दिसंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है अ क्वाइट रिप्राइव। ये आर्टिकल 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स जो कतर में अरेस्ट हो गए थे, उनको रिसेंटली डेथ पेनाल्टी के लिए कन्विक्ट किया गया था। उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, उनकी डेथ पेनाल्टी को कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है और इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है। उसके बारे में ये आर्टिकल है। क्या क्या इंडिया के पास ऑप्शंस हैं आगे, ये सारी चीज़ों को हम इस आर्टिकल के थ्रू चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, वो है उल्फा पीस अकॉर्ड, हिस्ट्री ऑफ इट्स 44 ईयर लॉन्ग इंसर्जेंसी पीस टॉक। रिसेंटली सरकार के द्वारा उल्फा, जो कि एक इंसर्जेंसी ग्रुप था असम में, उसके साथ फाइनली पीस टॉक साइन की गई है, फाइनली पीस डील साइन की गई है, जो कि हिस्टोरिक है। उल्फा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, असम के इंसर्जेंसी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। GS3 में आपको इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ क्वाइट रिप्राइव। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इस आर्टिकल में हम लोग जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं उनकी सज़ा कम हो गई है रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 8 नेवी ऑफिसर्स को अगस्त 2022 में, ये फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं, इन्हें अरेस्ट किया गया था कि इनके द्वारा, कतरी ऑफिशियल्स के द्वारा एक साल तक इनका ट्रायल चला। बताया नहीं गया कि इनके ऊपर क्या चार्जेस हैं। इनको अक्टूबर 2023 में कतरी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के द्वारा इनको दोषी करार दिया गया, कन्विक्टेड घोषित किया गया और डेथ पेनाल्टी की सज़ा सुनाई गई। अभी भी चार्जेस जो है क्लियर कट नहीं बताए गए। माना जा रहा है कि एस्पियोनेज या फिर स्पाइंग के ही इन पे चार्जेस होंगे। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके साथ मिलकर काम करने के चार्जेस लगाए गए होंगे, तभी डेथ पेनाल्टी जैसी सज़ा दी जा रही है। उसके बाद सरकार जो है हरकत में आई, कोर्ट ऑफ अपील में जो है अप्लाई किया गया और वहाँ पर रीसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि उनकी जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस करके इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है ऑफ वेरिंग डिग्रीज। अलग अलग लोगों को अलग अलग पनिशमेंट दी गई है। इम्प्रिजनमेंट जेल मतलब सज़ा दी गई है, कैद रहने के लिए कितने कितने साल की दी गई है, अभी डिटेल्स नहीं आई है पूरे जजमेंट की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रीसेंट जो है डेवलपमेंट है। बेसिकली ये थोड़ा सा रिलीफ की बात है जो 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए और सरकार के लिए भी, जो कि बहुत तेज़ी से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये चीज़ें करवाने में लगी हुई थी। एक सम सॉर्ट ऑफ विन भी कह सकते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कन्विक्टेड माना जा रहा है, पूरी तरीके से रिहा नहीं किया गया है। इसका मतलब अभी भी उन्हें जेल टाइम गुजारना पड़ेगा। जितनी उन्हें सज़ा दी गई होगी उतना जेल टाइम उन्हें अभी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कतरी जेल में जो है बिताना पड़ेगा। तो बेसिकली सरकार का क्या कहना है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि वो अपनी लीगल स्ट्रेटजी को दोबारा असेस करेंगे, एविडेंस को और प्रॉपरली चेक करेंगे बिफोर फाइलिंग अ रिव्यू पेटिशन विद कतर कोर्ट ऑफ कैसेशन। ठीक है, तो अब कहाँ जाएगी सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो बोल रहे हैं कि वो एक रिव्यू पेटिशन करेंगे दायर, कहाँ पर, कतर कोर्ट ऑफ कैसेशन, जो कि हाईएस्ट इन द सिस्टम है। ठीक है, तो ये जुडिशियल अपील का एक लास्ट जो है तरीका है इनकी सज़ा को कम करवाने का या फिर पूरी तरीके से माफ़ करवाने का। इफ़ ऑल द एवेन्यूज़ ऑफ जुडिशियल अपील आर एग्जॉस्टेड, गवर्नमेंट विल हैव 3 ऑप्शन। अगर सारे जो है जुडिशियल अपील के रास्ते ख़त्म हो जाते हैं तो सरकार के पास 3 ऑप्शंस बचेंगे। क्या क्या ऑप्शन है ये पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टू कंटिन्यू टू प्रेस फॉर रिव्यू ऑफ द कन्विक्शन विद कतर रूलिंग एमिर शेख तमीम बिन हमेद अल थानी। ठीक है, तो डायरेक्टली सरकार जो है ना
डायरेक्ट हेड ऑफ़ द स्टेट टू हेड ऑफ़ द स्टेट कांटेक्ट कर सकती है और इनके कन्विक्शन को ख़त्म करने की बात कर सकती है वहाँ के जो रूलिंग किंग है उनके थ्रू। अगर वो फेल हो जाता है, द मैन कुड अपील फॉर क्लीमेंसी एंड आस्क फॉर पार्डन दैट कटर रूलर्स हैव गिवन इन द पास्ट। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर जो 8 नेवी ऑफिसर हैं वो क्लीमेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और माफ़ी जो है मांग सकते हैं कतर रूलर से, जो कि पहले भी दी जा चुकी है। अ थर्ड ऑप्शन वुड बी फॉर द मैन टू सर्व आउट देयर टर्म्स इन इंडिया वंस द लेंथ ऑफ इंसार्सिनेशन इज़ क्लैरिफाइड। ठीक है, अगर उनकी जो इम्प्रिजनमेंट की लेंथ या पता चल जाती है कितने साल के लिए उन्हें सज़ा मिली है कैद रहने के लिए, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम इतनी सज़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अपना जेल टर्म कहाँ पर बिता सकते हैं, इंडिया में बिता सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा अपना कन्विक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2015 बायलेटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस पर्सन। ठीक है, तो 2015 का एक बायलेटरल एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, उसके थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है कि उन्हें सज़ा वहाँ हो लेकिन जेल टाइम वो इंडिया में बिताएं। लेकिन कन्विक्शन रिवर्स नहीं होगा वंस यू एक्सेप्ट दिस ऑप्शन। ठीक, थ्रू द प्रोसेस द गवर्नमेंट मस्ट बी seen to be pursuing diplomatic and political effort at the highest level to convey the extent that the men are the priority for India। इस प्रोसेस में सरकार जो है बहुत तेज़ी से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू और पॉलिटिकल एफर्ट के थ्रू कोशिश कर रही है कि 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को वहाँ से निकाला जाए और सेफली उन्हें घर पर लेके आया जाए। ठीक है, इट इज़ कमेंडेबल दैट न्यू दिल्ली इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स स्टैंड विथ कनाडा ओवर द इट्स एलिगेशन हैज़ चूजन नॉट टू रिएक्ट टू द केस विथ पब्लिक रिटोरिक, स्पेशली द काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ दोहा सीन इन सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया। ठीक है, ये अच्छी बात है कि इंडिया ने जिस तरीके से कनाडा वाले केस में रिएक्ट किया था, एकदम पब्लिकली रिटोरिक एकदम डिनाई कर दिए थे और फिर है ना बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ का हवा बन गया था, बहुत न्यूज़ में आ गई थी। ये यहाँ पर इंडिया साइलेंटली सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो इशू है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ ऐसे सेक्शन है मीडिया में, है ना, जो मीडिया की आदत है ही कि वो बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं दोहा को, पर सरकार ने अपने आप को इस चीज़ से दूर रखा है और ये बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। इट इज़ होप दैट कंसिस्टेंटली कैलिब्रेटेड पोजीशन, केयरफुल ऑफ कतर सेंसिटिविटी एंड कपल्ड विथ क्वाइट बट डिटरमाइंड पुश वुड ब्रिंग द 8 इंडियन बैक होम सेफली। ये उम्मीद कर सकते हैं इंडिया की जो कंसिस्टेंटली कैलिब्रेटेड सोची समझी जो पोजीशन है, जो कतर की सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए बनाई जा रही है और शांति के साथ जो है जो पुश कर रहा है इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, ये माना जा सकता है कि 8 जो नेवी ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं, वो बहुत जल्दी इंडिया वापस आएंगे। बेसिकली ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल रिलेशन में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। अगर ये वापस आ जाते हैं तो एज अ विन फॉर इंडियंस फॉरेन नेशन। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है उल्फा पीस अकॉर्ड, हिस्ट्री ऑफ इट्स 44 ईयर लॉन्ग इंसर्जेंसी पीस टॉक्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, आपको जानकारी होना चाहिए। इंडिपेंडेंस के बाद से नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसीज बढ़ चुकी थी। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया से अलग हो कर के अपनी खुद की जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर नागालैंड, ठीक है, जो नागालैंड से और आसपास के पार्ट को ब्रेक करके एक खुद की कंट्री बनाना चाहते थे। उसी तरीके से असम में भी आंदोलन चले थे, प्रोटेस्ट हुआ था और वो भी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे। बहुत सारे वहाँ पर ऐसे फैक्शंस और ग्रुपिंग बन चुकी थी जो कि इंसर्जेंसी ग्रुपिंग थी, जिससे सरकार को डील करना पड़ा। और उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्शन था उल्फा, वो फाइनली 44 ईयर्स के लॉन्ग इंसर्जेंसी स्ट्रगल के बाद इंडिया के सरकार के साथ में जो है पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो चुका है। और यही बेसिकली हम इस आर्टिकल में बात करेंगे।
उल्फा का स्ट्रगल की बात करेंगे, उनकी इंसर्जेंसी की, उसकी हिस्ट्री की बात करेंगे और किस तरीके से ये पीस टॉक जो है मटेरियलाइज हुई है इसको समझेंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं। द प्रो टॉक फैक्शन ऑफ उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ऑन फ्राइडे साइन अ हिस्टोरिक ट्राइपार्टाइट पीस डील विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ असम जो स्टेट गवर्नमेंट है प्लस उल्फा, तीन पार्टी ने मिलके जो पीस डील है उसे साइन किया है। एक चीज़ यहाँ देखने लायक है वो है प्रो टॉक फैक्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब उल्फा के दो फैक्शंस हैं, एक अभी भी इंसर्जेंसी वाले रास्ते पर है और एक पीस चाहता था, प्रो टॉक करने पे बिलीव करता था। आगे समझेंगे ये सारी चीज़ें, पर अभी भी कंप्लीट उल्फा फैक्शन ने सरेंडर नहीं किया है। अभी भी पूरी तरीके से जो पीस टॉक है कंप्लीट नहीं हुई है, इतना तो समझ में हमको पहली लाइन से आता है। अब बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री की कि आखिर ऐसे क्या हालात हुए थे कि इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ चुकी थी। असम की बात करें तो असम के लोगों की उनका खुद का कल्चर है, खुद की लैंग्वेज है और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। 19वीं सेंचुरी से बात करेंगे, ब्रिटिशर्स के समय से, तो जब से यहाँ पर टी प्रोडक्शन बढ़ा है, बाहर से बहुत ज़्यादा जो है लेबर यहाँ पर लाके बसाए जा रहे हैं, है ना, बसाए गए थे, और जिसके कारण जो लोकल के लोग हैं उनको उनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी और यही इनसिक्योरिटी इंडिपेंडेंस के बाद 4 गुना हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान एरिया से, है ना, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था या बांग्लादेश बनने वाला था, उसके जस्ट पहले बहुत सारे जो लोग हैं बांग्लादेश से वो कहाँ पर आ रहे थे? इंडिया में आ रहे थे और बहुत सारे लोग असम में बस गए थे। उसके बाद से ये जो इंसर्जेंसी है, प्रोटेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट था कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें बाहर करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, इसलिए असम के लोकल के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट 1979 में ऑलमोस्ट शुरू हुआ था और 1979 में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उसका अंत जो है 1985 में हुआ, जिसमें 6 साल के मास मूवमेंट के बाद सरकार के द्वारा असम अकॉर्ड पे साइन किया गया। एक कट ऑफ डेट डिसाइड की गई, उसके बाद से जो भी लोग बांग्लादेश से आए थे उन लोगों को वापस भेजा जाएगा, उन्हें असम का नागरिक नहीं माना जाएगा और एनआरसी करने की बात भी की गई थी इसी असम अकॉर्ड में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने का एक तरीका था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया। उसी समय में जो रेडिकल थिंकर थे, है ना, उन लोगों ने मिलके उल्फा को फॉर्म किया 1979 में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है उल्फा जो फॉर्म हुई है वो कब हुई है? 1979 में जो है फॉर्म हुई है। कुछ रेडिकल लीडर्स का नाम बता देता हूँ मैं, जैसे कि परेश बरुआ, अरबिंदा राजखोवा, अनूप चेटिया, ये सारे जो रेडिकल मेंबर थे इन लोगों ने मिल करके उल्फा को फॉर्म किया। अब उसके बाद बात करते हैं, है ना, 4 दशकों तक के, है ना, खून बहाया गया। इन लोगों ने फॉर्म तो कर दिया, ये थोड़े रेडिकल ग्रुप थे, इन लोगों ने वॉयलेंस चूज़ किया, बातचीत करना, मास प्रोटेस्ट करना चूज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? एक्सटॉर्शन करते थे, किडनैपिंग करते थे, एग्जीक्यूशंस करते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, जो इंडिया की मिलिट्री थी उन पे अटैक किया करते थे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ के लोकल लोगों को भी परेशानी हुई और जो वहाँ पर फोर्सेस थी उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। सरकार ने इसका कैसे जो है ये जो पर्टिकुलर इंसर्जेंसी ग्रुप है इसको कैसे डील किया? सरकार ने 1990 में ऑपरेशन बजरंग शुरू किया था, जिसमें कई सारे उल्फा इंसर्जेंट्स को, लगभग 1200 उल्फा इंसर्जेंट को गिरफ्तार किया गया था। असम को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया और यहाँ पर आफ्स्पा लगा दिया गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी इन्वोक्ड यहाँ पर किया गया। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने और भी चीज़ें की। फॉर एग्जांपल, सरकार पे आरोप लगाया जाता है कि उल्फा का एक सेक्शन सरकार से बात करने के लिए
तैयार हो गया था और वो सेक्शन था उसका सरेंडर्ड उल्फा या सुल्फा कहते हैं। ठीक है, तो सुल्फा जो है बाद में स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे उल्फा के जो इंसर्जेंट हैं उनकी सीक्रेट किलिंग भी कर रहा था, उनके फैमिली मेम्बर्स की भी किलिंग कर रहा था और ये एक्यूसेशन भी गवर्नमेंट को झेलने पड़े। उसके बाद भी जो है उल्फा सरवाइव कर गया। क्यों सरवाइव कर गया? क्योंकि इसके जो कैंप थे वो इंडिया में नहीं थे, है ना। जनरली इसके कैंप म्यांमार में थे, बांग्लादेश में थे और भूटान में। ज़्यादातर कैंप इसके आज भी जो है म्यांमार में ही हैं। ठीक है, जंगलों में रहते थे इन लोग और वहीं से अपने ऑपरेशंस को लॉन्च किया करते थे, है ना। जनरली गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक जो है इन लोग अप्लाई किया करते थे और इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर के अलकायदा तक सभी लोगों से थे। इवन चाइनीज़ लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया है आर्म को ख़रीदने में, आर्म इक्विपमेंट वगैरह देने में। आईएसआई ने तो उल्फा इंसर्जेंट को ट्रेन भी किया है ना। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर थी वो नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी इन इंसर्जेंसी ग्रुप्स के थ्रू। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका 4 दशक तक किस तरीके से स्ट्रगल चला। उसके बाद जो है पीस के तरफ 2005 में पहली बार शुरुआत हुई कि शांति होना चाहिए, ये स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और बेसिकली पीस इसलिए भी आया क्योंकि जो असम के लोकल लोग थे जो शुरुआत में इन ग्रुप पे बिलीव करते थे वो अब इन पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे, सरकार पे भरोसा करने लगे थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा था असम का और इसलिए जो लोकल के लोग थे वो कहीं ना कहीं सरकार को फेवर करने लगे थे और जो इंसर्जेंट ग्रुप है अब उनको किसी तरीके का फेवर नहीं मिल रहा था, लोकल से कोई मदद नहीं मिल रही थी। एक चीज़ बताना ज़रूरी है, कारगिल वॉर में उल्फा ने क्लियरली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, है ना। एक न्यूज़पेपर में स्वाधीनता न्यूज़पेपर है उसमें क्लियरली आया था कि उल्फा ने जो है कारगिल वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। 2000 में पीस टॉक शुरू हुई, थोड़े समय तक पीस टॉक चली लेकिन उसके बाद जो है पीस टॉक ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है न्यू वेव ऑफ टेरर शुरू हुई उल्फा की, और ज़्यादा जो है रेडिकलाइज हो गए थे वो और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को परेशान किया, किलिंग्स की और एक्सटॉर्शन किया। ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम जो है 2005 के पीस टॉक फेल होने के बाद दोबारा बहुत तेज़ी से बढ़ी। सम उल्फा कमांडर्स लाइक अरबिंदा राजखोवा 2008 onwards would again strive for peace talks with government। ठीक है, कुछ ऐसे कमांडर थे उल्फा के, फॉर एग्जांपल अरविंदा राजखोवा 2008 से इन लोगों ने वापस जो है सरकार के साथ बात करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लीडर थे जैसे कि पारेश बरुआ, वो स्ट्रॉन्चली अपोज कर रहे थे पीस टॉक को और इसलिए 2012 में इंडिपेंडेंट उल्फा बनाई गई। किसके द्वारा? परेश बरुआ के द्वारा। जो राजखोवा थे उन्होंने इनको एक्सपेल कर दिया और एक अलग जो है फैक्शन बना। तो 2012 में उल्फा का 2 सेक्शन हो गए। एक था जो प्रो टॉक फैक्शन था, जो कौन लीड कर रहा था? राजखोवा के द्वारा, और एक जो रेडिकल इंसर्जेंट था वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? परेश बरुआ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो प्रो टॉक सेक्शन है उन्होंने 2012 में 12 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की। 12 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट की गई, किसके द्वारा? प्रो टॉक सेक्शन के द्वारा। और फाइनली बहुत समय तक ये टॉक चल रही है ना, और फाइनली सरकार के द्वारा ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई है और अब फाइनली पीस हो रहा है। क्या पीस इनकम्प्लीट है? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि उल्फा का एक सेक्शन अभी भी जो है क्या है, ऑन बोर्ड नहीं आए हैं। परेश बरुआ वाला जो सेक्शन है जो अभी भी इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा है वो सेक्शन अभी भी नहीं आया है, इसलिए जो पीस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जो फैक्शंस हैं उल्फा के साथ में, वो सारे मिल करके, है ना, इस पीस टॉक्स में है। एक फैक्शन है जो उल्फा का डिवीज़न हुआ है परेश बरुआ वाला, वो अभी भी ऑन बोर्ड नहीं है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली
उल्फा के बारे में आपको अब डिटेल में चर्चा हो गई होगी। असम की जो इंसर्जेंसी और प्रोटेस्ट हैं उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से हो गई होगी। अब जब भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इंसर्जेंसी इशू आता है तो असम की बात हम ज़रूर करेंगे। और ख़तरा किसको मानेंगे? उल्फा परेश बरुआ वाला फैक्शन है उसको खतरा मानेंगे, और उसको एज अ थ्रेट लिखा भी जाएगा, मेंशन भी किया जाएगा आपके मेंस के आंसर में। ठीक है, तो 2 लाइन आंसर लिखने के लिए मेंस में अपने को पूरा आर्टिकल, पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रॉपरली यूज़ करिए अपने मेंस के आंसर में। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।